नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी और प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्तमान समय में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने अभी वर्तमान में कुछ जानकारियां देखी थी। अब उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होती है। क्योंकि इस सभ्यता से प्राप्त लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग इस पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। आप नोट डाउन भी कर लीजिए। क्या जानकारी का मुख्य स्रोत, जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है आपका? पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक अवशेष। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि इसके बाद आने वाली सभ्यता वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी दोस्तों। तो यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक नई विशेषता हम लोग देखते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे पॉइंट नंबर 2 करके बेटा लिख लीजिएगा दोस्तों। क्या सभ्यता मुख्यतः मात्र सत्तात्मक, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखा जाए किस प्रकार पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाली सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। कह सकते हैं बेटा इसका मुख्य साक्ष्य प्राप्त अवशेष हैं, अर्थात कह सकते हैं नारी की मूर्तियां पुरुषों की मूर्तियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिली हैं, जो इस बात का साक्ष्य है। किस बात का साक्ष्य है? कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कैसी थी? मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। तो लिखेंगे बेटा सभ्यता मुख्यतः मात्र सत्तात्मक थी, जबकि कह सकते हैं बेटा वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। दोस्तों क्या बोला? वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। क्यों? वैदिक सभ्यता में कहा गया है पुत्र ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। अब यहां पे दोस्तों अगर नेक्स्ट आगे बढ़े तो मैंने आपसे बोला सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो पुरातात्विक अवशेष है, क्योंकि यहां से जो लिपि प्राप्त हुई है अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो भी जानकारी का स्रोत है वो आपका कौन सा है बेटा? या दोस्तों पुरातात्विक अवशेष है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देखा जाए तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारत को दुनिया के समक्ष बिल्कुल नवीन तरीके से लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार से? भारत में माना जाता था कि भारत में सभ्यता की शुरुआत वैदिक काल से हुई, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि वैदिक सभ्यता से भी लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत में एक नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बोला मैंने? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। क्यों? क्योंकि पहले माना जाता था भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता ने भारत को 1000 वर्ष पहले ला दिया, अर्थात वैदिक सभ्यता के 1000 वर्ष पूर्व भी भारत में कोई सभ्यता विद्यमान थी, जिसका स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है। और कहां से प्राप्त होता है? पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो लिख सकते हैं, अब अगर सभ्यता को देखा जाए
तो सभ्यता की प्रथम जानकारी किसे प्राप्त हुई? तो लिखेंगे यहां पे पॉइंट नंबर 3, प्रथम जानकारी किसे प्राप्त हुई? चार्ल्स मेनन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम जानकारी ब्रिटिश पुरातात्विक चार्ल्स मेनन ने प्रदान की। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में ASI की स्थापना करवाई। ASI क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे, भारतीय पुरातत्व विभाग की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ASI की नींव किसने डाली दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने डाली? अलेक्जेंडर कनिंघम। अर्थात ASI का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और देख लेते हैं। जिस समय भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव डाली गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, इस समय भारत में वायसराय कौन था या गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर बेटा इसके नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, तत्कालिक वायसराय। तत्कालिक वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। अर्थात इस समय भारत में जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो यहां पर दोस्तों कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन ने अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ASI की नींव डलवाई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, वो ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक या वो ब्रिटिश वैज्ञानिक जो कि हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाया, तो कौन है बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहां पे ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किसने डाली? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम वो ब्रिटिश अधिकारी है या वो ब्रिटिश पुरातात्विक है जो सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाया। क्वेश्चन आया है तो यहां पर लिख लेंगे क्या? सभ्यता के महत्व को समझ नहीं पाया। अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। किस बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब यहां पे दोस्तों अगर देखा जाए तो किस प्रकार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी मिली। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत में ASI के महानिदेशक बनाए जाते हैं सर जॉन मार्शल। तो कह सकते हैं जिस समय हड़प्पा नामक सभ्यता की खोज की गई या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज की गई, उस समय भारत में ASI के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो यहां पे लिखेंगे बेटा 1921 ईस्वी में ASI महानिदेशक कौन बने? सर जॉन मार्शल। कौन बने दोस्तों? सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और उनके तत्कालीन सहयोगी माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन का कार्य
शुरू किया। क्या बोला दोस्तों मैंने? 1921 में एएसआई महानिदेशक सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक स्थल में उत्खनन का कार्य शुरू किया। इसके एक वर्ष बाद 1922 में निर्देशन सर जॉन मार्शल, राखला दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर खुदाई का कार्य या उत्खनन का कार्य शुरू किया। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, कह सकते हैं 1921 हड़प्पा और 1922 मोहनजोदड़ो, इन दोनों सभ्यताओं के बारे में या दोनों स्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी 1924 में सर जॉन मार्शल ने लोगों के सामने प्रकट की। तो दोस्तों इसके आगे लिखेंगे देखेंगे 1921 में हड़प्पा में उत्खनन, हड़प्पा में उत्खनन, और यहां पर उत्खनन करता कौन है? नंबर 1 दयाराम साहनी और नंबर 2 माधव स्वरूप। ठीक है दोस्तों, 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन कार्य शुरू। उत्खनन करता दयाराम साहनी और उनके सहयोगी माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे अगर दोस्तों देखा जाए तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन, मोहनजोदड़ो में उत्खनन, और यहां पे उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है बेटा? राखल दास बनर्जी। कौन है? ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे तत्कालिक एएसआई महानिदेशक सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन का कार्य शुरू किया। इसके एक वर्ष बाद 1922 में मोहनजोदड़ो में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन का कार्य शुरू किया। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में ऐसे एरो बनाएंगे और क्या लिखेंगे? स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों स्थलों को अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने इसे विस्तृत साम्राज्य की, स्टुअर्ट पिगट ने इसे विस्तृत साम्राज्य की क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर देखिए 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में उत्खनन का कार्य शुरू किया गया और स्टुअर्ट पिगट ने इसे विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा गया है? जुड़वा राजधानियां कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें
नेक्स्ट पॉइंट, अब बेटा यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, उत्खनन चल रहा है हड़प्पा में और उत्खनन चल रहा है मोहनजोदड़ो में। निर्देशन किसका है? सर जॉन मार्शल। निर्देशन किसका है? सर जॉन मार्शल। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल द्वारा, किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल द्वारा 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल द्वारा सभ्यता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ठीक है, क्या बोला दोस्तों मैंने? 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन कर रहे हैं। 1922 में राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर उत्खनन के लिए जाते हैं। निर्देशन किसका है? सर जॉन मार्शल का। दोनों जानकारियां प्रदान करते हैं सर जॉन मार्शल को, जिसकी घोषणा 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल द्वारा की जाती है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक विस्तृत सभ्यता के कुछ भाग हैं और ये कह सकते हैं मुख्य रूप से राजधानियां हैं, जिसे स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है? विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। तो दोस्तों अब आगे हम देखेंगे, तो क्या देखने का प्रयास करेंगे? अब देखते हैं, मैंने बोला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि प्राप्त हुई है वो किस प्रकार से थी, कितने अक्षर थे, कितने संकेत थे, किस विधि में थी ये, और कह सकते हैं किधर से किधर लिखी जाती थी। कई बार पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किधर से किधर लिपि जाती थी और इसका स्पष्ट साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसी मोहरें प्राप्त हुई हैं जिसमें अलग अलग चित्र बने हुए हैं, तो अब इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डालिए लिपि, हेडिंग डालिए लिपि, हेडिंग डालिए लिपि। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रथम जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रथम जानकारी 1853 ईस्वी में प्राप्त हुई। तो लिखेंगे बेटा यहां पर क्या? प्रथम जानकारी, प्रथम जानकारी 1853 ईस्वी में। क्या दोस्तों मैंने बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रथम जानकारी 1853 ईस्वी में प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो कह सकते हैं यहां से प्राप्त होने वाली लिपि कैसी है? चित्रात्मक शैली में है या वर्णात्मक शैली में है या भाव चित्रात्मक शैली में है। तो लिख लेंगे इसकी शैली कैसी है? वर्णात्मक। ठीक है दोस्तों, अब अगर देखा जाए, मैंने क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रथम जानकारी 1853 ईस्वी में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला? शैली कैसी है इसकी? वर्णात्मक है, अर्थात वर्ण है, और वर्णों के साथ साथ में क्या है? चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों को भी दिखाया गया या संकेतों को। तो कह सकते हैं इसकी शैली कैसी है? लिपि की भाव चित्रात्मक शैली है। कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया था और वे अपने दैनिक जीवन में जिन जिन चीज़ों को देखते थे उन्हें वे चित्रों के द्वारा अंकित करते थे, लेकिन चित्रों के साथ साथ वे कहीं ना कहीं संकेतों का भी प्रयोग करते थे और ये संकेत ही हैं जिस कारण आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, या कह सकते हैं ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक थे, नाम था सर बेंडल। क्या नाम था? सर बेंडल। सर बेंडल साहब ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, परंतु इस लिपि को अभी तक ही कोई भी पढ़ नहीं पाया है। इन्होंने इसके संकेतों को और चित्रों को तो पढ़ने का प्रयास किया, परंतु कह सकते हैं जब कोई चित्र आ गया तो उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं प्रदान करा पाए सर बेंडल। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें कुल अक्षर कितने हैं, कुल चिन्ह कितने हैं? तो लिखेंगे नेक्स्ट कुल चिन्ह। तो ये कुल चिन्ह जो है ये हैं आपके 40 से 60। कितने हैं? 40 से 60। अगर यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए कुल अक्षर, तो यहाँ से जो भी कह सकते हैं प्राप्त जानकारी हुई है उसमें जो अक्षर मिले हैं ये लगभग हैं आपके 250 से 400। क्या बोला दोस्तों मैंने? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि में कुल चिन्ह हैं 40 से 60 और कुल अक्षर हैं आपके 250 से 400। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज़ आप लिख सकते हैं नोट करके। क्या करेंगे? नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कालीबंगा जो है, काली अर्थात ब्लैक और बंगा मतलब चूड़ी। काली मतलब ब्लैक और बंगा मतलब चूड़ी। किस नदी के तट पर है? घग्घर नदी के तट पे है। कहाँ पर स्थित है? घग्घर नदी के तट पर है। तो कालीबंगा से, कहाँ से? कालीबंगा से बुस्ट्रो फेडन लिपि की जानकारी। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा से बुस्ट्रोफेडन लिपि के साक्ष्य। ये बुस्ट्रोफेडन लिपि क्या है? कह सकते हैं ये बुस्ट्रोफेडन लिपि जो है ये पहले दाएं से बाएं लिखी जाती है और फिर बाएं से दाएं। तो बेटा नीचे करके एरो लिख लेंगे। क्या? पहले दाएं से बाएं, पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। तो ये थी जानकारी किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पूजा किसकी। पूजा किसकी अर्थात कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात वो प्रकृति को मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर नामक एक सत्ता है जिसके द्वारा इस धरती का संचालन किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मूर्तियों के द्वारा सर्वप्रथम किसी ने पूजा की है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। बड़े पैमाने पर मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि मूर्तियों का निर्माण करके पूजा करने का कार्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्या? धार्मिक आस्था या धार्मिक जीवन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन।
ठीक है, तो दोस्तों आप देखें मैंने क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे। तो यहां पे नंबर 1 लिखेंगे ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर को मानते थे। वे कहते थे कि कोई ना कोई एक डिवाइन सोल है, एक सत्ता है जिसके द्वारा इस धरती का संचालन किया जा रहा है। अब अगर देखा जाए तो ईश्वरीय सत्ता तो है, लेकिन पूजा किसकी करते हैं वो लोग? पूजा किसकी? ये पॉइंट आया, पूजा किसकी? तो यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले किसकी पूजा करेंगे वो लोग? मातृ देवी की। किसकी पूजा करेंगे? मातृ देवी की। क्यों? कह सकते हैं नारी की मूर्तियां, या कह सकते हैं नारी देवियों की मूर्तियां पुरुष देवताओं की तुलना में अधिक मात्रा में मिली हैं। कुछ स्थलों से एक चित्र मिला है, एक मोहर मिला है, एक मोहर मिली है जिस पे एक स्त्री को दिखाया गया है और उसके पेट से एक बीज निकल रहा है। और वैज्ञानिकों का या पुरातात्विक वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है ये भूदेवी हो। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं इनका मातृ सत्ता में अधिक विश्वास था। तो नंबर 1 अगर पूछेगा आपसे, कभी क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा? मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है आपकी पशुपति। पशुपति देखिए नाम से ही स्पष्ट है, पशुपति अर्थात कह सकते हैं कहीं ना कहीं कौन? आज के भगवान शिव। आज के भगवान शिव। एक मोहर प्राप्त हुई है जहां से एक 2 सींग वाले देवता का चित्र मिला है। क्या मिला है? 2 सींग वाले देवता का चित्र मिला है, जिसके बाएं तरफ और दाएं तरफ कुछ जानवरों के चित्र क्या हैं? अंकित हैं। जिसके बाएं तरफ कुछ जानवरों के चित्र अंकित हैं और दाएं तरफ कुछ जानवरों के चित्र अंकित हैं। तो अगर बाएं तरफ के चित्रों को देखा जाए तो इसमें है आपके मुख्य रूप से हाथी और बाघ। अगर दाएं तरफ के चित्र को देखा जाए तो इसमें है आपके मुख्य रूप से ठीक है। तो कह सकते हैं दोस्तों एक मोहर प्राप्त हुई जिसमें एक 2 सींग वाले देवता की फोटो मिली, जिसे हमने क्या कहा? पशुपति कहा। इस पशुपति के बाएं तरफ हाथी और बाघ का चित्र बना है, जबकि दाएं तरफ भैंसा और गैंडे का चित्र बना है। और ये पशुपति की जो मोहर है, ये जो बैठे हुए हैं, तो इसके नीचे जो हैं, इसके नीचे 2 हिरण बने हैं। दो हिरण के चित्र हैं। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? नंबर 1 मातृ देवी की, नंबर 2 पशुपति की। अगर नंबर 3 देखा जाए तो पत्थर के बने बड़े पैमाने पर लिंग और योनि के चित्र मिले हैं। तो कह सकते हैं नंबर 3 क्या होगा? लिंग योनि की। नंबर 3 लिंग योनि की। अगर नंबर 4 देखा जाए दोस्तों तो नंबर 4 हम कह सकते हैं प्रकृति पूजा। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। और प्रकृति में किसकी पूजा करते थे? कह सकते हैं सूर्य, जल, अग्नि,
वृक्ष, घड़ियाल और बैल, या यहां पर लिख ले सबसे अच्छा कुबड़ा बैल। तो अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए, मैंने बोला सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे, तो सबसे अधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो नंबर 1 मातृ देवी की, नंबर 2 पशुपति। पशुपति की जो मोहर मिली है, इसके बाएं तरफ हाथी और बाघ का चिन्ह अंकित है, जबकि दाएं तरफ भैंसा और गैंडे का चित्र अंकित है। और ये पशुपति जो हैं, ये 2 हिरणों के चित्र के ऊपर विराजमान हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो लिंग और योनि की पूजा करते थे। इसके अलावा प्रकृति पूजा करते थे, और प्रकृति में किसकी पूजा करते थे? सूर्य, जल, अग्नि, वृक्ष, घड़ियाल। क्यों? ये घड़ियाल को सिंधु का देवता मानते थे, और सिंधु नदी के किनारे ही इस सभ्यता का विकास हुआ। और नेक्स्ट है बैल, कुबड़ा बैल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कुबड़े बैल का चित्र काफी अंकित किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज देखी जाए तो कह सकते हैं मूर्तियां बनाकर, तो कह सकते हैं पूजा किसकी? इन चारों की। लेकिन कैसे? मूर्तियों का निर्माण करके, मीन्स मूर्तियों का निर्माण करते थे और उसके बाद इसकी पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि मंदिर निर्माण नहीं करते थे, मंदिर निर्माण नहीं करते थे, और पूजा मूर्तियों का निर्माण करके की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर यहां देखा जाए, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते थे, इसके साथ ही साथ ये मानते थे कि कहीं ना कहीं बुरी आत्माएं होती हैं, या कह सकते हैं राक्षसीय प्रवृत्तियां भी होती हैं। इसके साक्ष्य कैसे मिले? कुछ जगह से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, और बड़े पैमाने पर ताबीज के ढेर मिले हैं। किसके ढेर मिले हैं? ताबीज के ढेर मिले हैं। तो नोट करके यहां पर भी एक पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके यहां पर भी एक पॉइंट लिख लेंगे, और क्या लिखेंगे? ईश्वरीय सत्ता के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता के साथ साथ किसमें विश्वास करते थे बेटा ये लोग? कह सकते हैं जैसे आज आपकी बुरी आत्माएं होती हैं, तो लिख सकते हैं यहां पे बुरी शक्तियों में विश्वास। शुद्ध भाषा में अगर कहें तो भूत प्रेत में विश्वास, जिसकी विश्वास कैसे जानकारी मिलती है? ताबीज के ढेर। मीन्स ये ताबीज के ढेर इस बात का प्रमाण देते हैं कि ईश्वरीय सत्ता को तो ये मानते थे, और इसके साथ ही साथ ये क्या करते थे? बुरी शक्तियों को भी मानते थे, और इसके साक्ष्य मिलते हैं ताबीज के ढेर से। और कह सकते हैं कुछ जगह पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। किसका चिन्ह मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के कह सकते हैं जो निर्माण करता थे, ये लोग किस जाति के थे या किस प्रकार के लोग थे, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का या अलग अलग भूतात्विक वैज्ञानिकों का विश्वास मत अलग अलग है। लेकिन अगर देखा जाए मुख्यतः तो सभी कहीं ना कहीं इस बात को मानने को तैयार हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक थे ये मुख्यतः भूमध्य सागरीय लोग थे। कैसे लोग थे? भूमध्य सागरीय लोग थे। तो लिख लेंगे, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग,
ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर देखा जाए तो मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता अलग अलग वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार अलग अलग लोग हैं, या कह सकते हैं अलग अलग पुरातात्विक विद्वानों के अनुसार अलग अलग लोग हैं। कुछ का मानना है ये दस्यु या दास थे। कौन थे? दस्यु या दास थे। कुछ के मतानुसार ये सुमेरियाई लोग थे। कौन लोग थे? सुमेरियाई लोग थे, जिन्हें वहां से भगा दिया गया और ये पलायन करके नवीन स्थल की ओर आए और इन्होंने एक नवीन सभ्यता का निर्माण किया। कुछ कह सकते हैं पुरातात्विक विद्वानों के अनुसार ये लोग जो थे ये द्राविड़ लोग थे। कैसे लोग थे? द्राविड़ लोग थे बेटा। तो कह सकते हैं अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मत। कुछ विद्वानों ने माना है कि ये कौन थे? भूमध्य सागरीय लोग थे। कैसे लोग थे? भूमध्य सागरीय लोग थे। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली चीज है, अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता है कि मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता किस प्रजाति के लोग थे, तो इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का या अलग अलग पुरातात्विक विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन जो सबसे अधिक मान्य मत है वो किसके लिए है? भूमध्य सागरीय लोगों के लिए। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता मुख्य रूप से कैसे थे? भूमध्य सागरीय थे। कुछ ऐसे इतिहासकर्ता थे जिन्होंने माना है कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे? आर्य थे। लेकिन ये मत पूरी तरीके से गलत है। ये मत पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? वैदिक सभ्यता का। और आर्य का अर्थ होता है उच्च कुल का व्यक्ति, जबकि कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माणकर्ता अनार्य लोग थे। कैसे लोग थे? अनार्य लोग थे, अर्थात छोटे कद के चपटी नाक वाले निग्रिटो टाइप लोग थे या मंगोलियाइड टाइप लोग थे, जो कि इस सभ्यता के निर्माणकर्ता थे। तो दोस्तों यहां पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ मूल जानकारियां प्राप्त की। अब हम देखें तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार मैंने आपको बताया 12,99,630 वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया सबसे उत्तरी भाग मांदा जम्मू एंड कश्मीर, सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद महाराष्ट्र, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक लगभग 1500 नगरों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कितने नगरों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है? 1500 नगरों की जानकारी। परंतु इनमें से केवल 7 नगरों को ही महानगरों की संज्ञा दी गई है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महानगर। क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के महानगर। ठीक है। अब यहां पे दोस्तों देखा जाए लगभग 1500 नगरों की खोज, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 नगरों की अब तक खोज की जा चुकी है। और कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर लगातार क्या किया जा रहा है? उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। परंतु केवल 7 को
परंतु केवल 7 को महानगर की संज्ञा। अर्थात कह सकते हैं इन 1500 नगरों में से केवल 7 ऐसे नगर हैं जिन्हें क्या कहा गया है, महानगर कहा गया है। अब इन 7 को हम क्रम से लिखेंगे। तो अगर नंबर 1 देखा जाए आपका, तो ये है आपका हड़प्पा। नंबर 1 कौन सा है आपका, हड़प्पा। अगर नंबर 2 देखें हम लोग, तो ये है आपका मोहन जोदड़ो। नंबर 2 मोहन जोदड़ो। नंबर 3 काली बंगा। नंबर 4 लोथल। नंबर 4 लोथल। नंबर 5 चनहुदड़ो। नंबर 5 चनहुदड़ो। नंबर 6 अगर हम लोग देखें तो ये है आपका सुत कांगे डोर। और नंबर 7 है आपका सुर कोटदा। तो दोस्तों क्या बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1500 नगरों की खोज की जा चुकी है और इनमें से केवल 7 को महानगरों की संज्ञा दी गई है। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा लोथल, पांचवा चनहुदड़ो, छठा सुतकांगेडोर और सातवां सुरकोटदा। सातवां सुरकोटदा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो एक नया क्वेश्चन और आ जाता है आपके सामने। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आप उत्तर देते हो मोहनजोदड़ो। क्या उत्तर देते हो, मोहनजोदड़ो। इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आप कहते हो हड़प्पा। क्या कहते हो, हड़प्पा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली एक चीज है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित हैं। तो एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछता है, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो दोस्तों यहां पर अब देखेंगे भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा। दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, सबसे बड़े नगर। नंबर 1 लिखेंगे मोहन जोदड़ो। नंबर 1 मोहन जोदड़ो। अगर नंबर 2 देखें दोस्तों तो ये है आपका हड़प्पा। और दोनों के सामने लिख लेंगे कहां पे, ये कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है, पाकिस्तान में। अगर यहां पे देखें भारत में, कहां पे देखें, भारत में, तो भारत में स्थित जो सबसे बड़ा नगर है ये है आपका राखीगढ़ी। कौन सा है, राखीगढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। कौन सा दूसरा सबसे बड़ा नगर है, धौलावीरा। तो यहां पर दोस्तों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में केवल इतना पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका उत्तर केवल और केवल क्या होगा, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह देता है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका आंसर तुरंत बदल जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा,
राखी गढ़ी। मान लीजिए ऑप्शन में राखी गढ़ी नहीं होता है और पूछता है इनमें से कौन सा भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है, तो आपका आंसर धौलावीरा भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा दोस्तों, तो कह सकते हैं क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, क्या करता है, कुछ नगर दे देता है और नदियां दे देता है और कहता है इनको व्यवस्थित कीजिए या इन्हें सुमेलित कीजिए, या पूछता है इनमें से कौन सा नगर सही सुमेलित है या इनमें से कौन सा नगर सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया सभी नगरों को याद नहीं किया जा सकता है और सभी नगरों से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो जो प्रमुख नगर हैं जिनसे लगातार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, इन नगरों को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इन नगरों को पढ़ने से पहले अगर ये देख लिया जाए कि कौन से नगर हैं जो कि नदियों के तट पर स्थित हैं, अर्थात प्रमुख नगर और प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ठीक है दोस्तों, अब एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, नगर, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग नदियां, या नदियां नहीं लिखेंगे, नदी लिख लेंगे केवल। ठीक है, अगर नंबर 1 देखें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो आपका किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। अगर नंबर 2 देखा जाए दोस्तों तो ये है आपका हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पे। नंबर 3 अगर देखा जाए तो ये है आपका लोथल। लोथल किस नदी के तट पे है, बोलिए, भोगवा नदी के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नंबर 4 कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर है। नेक्स्ट अगर देखा जाए किस नदी के तट पर है, ठीक है। अब दोस्तों अगर नंबर 6 देखा जाए तो ये है आपका रंगपुर। नदी कौन सी है, भादर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कभी कभी नाम लिख के दे देता है भादेर। इसके बाद अगर देखेंगे तो रोपण, नंबर 7 रोपण। नदी सतलुज। तो नंबर 7 हो गया आपका रोपण, नदी सतलुज। नंबर 8 बनावली, किस नदी के तट पर है, सरस्वती। वर्तमान समय में इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट अगर देखें नंबर 9, तो नंबर 9 लिखेंगे हम लोग मांदा। नदी कौन सी है, झेलम। नंबर 10 दैमाबाद। नंबर 10 दैमाबाद। नदी गोदावरी। नंबर 11
नंबर 11, तो मैंने आपको लिखाया था एक नगर पहले भी, और नदी है आपकी। और अगर नंबर 12 देखा जाए तो ये है आपका और नदी है दाश्क। तो दोस्तों ये थे हमारे नदियों के किनारे बसे प्रमुख हड़प्पाई नगर। तो दोस्तों अब आगे हम लोग एक एक नगर को पढ़ेंगे कि उस नगर की क्या विशेषता थी, कहाँ से कौन सी स्थलाकृति मिली, कौन सा पुरातात्विक अवशेष मिला, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त सबसे बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा है, नगर कैसे बने थे, किस प्रकार से इसकी स्थिति थी दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के मध्य शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।